हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी में। और हम स्टार्ट कर रहे हैं रेस्पिरेशन और पार्ट वन उसका। आप जानते हैं कि कोई भी जीव है तो उसमें रेस्पिरेशन बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर रेस्पिरेशन है तो वो जीव है, सांस है तो आस है। लेकिन यहाँ पर एक मिसकन्फ्यूज़न होता है कि जैसे ही मैं रेस्पिरेशन लिखता हूँ लोगों को लगता है सांस लेना देना रेस्पिरेशन कहलाता है। ये गलत है। सांस लेना देना ब्रीदिंग कहलाता है, और भोजन का जलना और जलकर ऊर्जा देना ये दरअसल रेस्पिरेशन कहलाता है। ठीक है जी। तो एक बार सभी लोग लाइव आएं और बताएं कि क्या हमारी आवाज़ और तस्वीर आप तक पहुंच रही है। इज एवरीथिंग ओके? एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू गाइस? सब कुछ क्लियर है? बताइए। अभी स्टार्ट ही हुई है, बिल्कुल। तनीषा, पवन, रूबी। हाँ, उसको कर लेंगे आगे। वेस्टिजियल ऑर्गन वगैरह भी हम देखेंगे तो वो आ जाएगा आगे, घबराइए मत। गोविंद नहीं साहब, आपका कमेंट आ रहा है, क्या बात कर रहे हैं? प्राइवेट कुछ भी नहीं है, किसी का स्टॉप नहीं है। सोनम है, प्रतीक्षा है, महिमा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, अनुष्का, ब्यूटी, राज चौरसिया साहब हमारे साथ हैं, पंकज, आंचल कुमारी, शिल्पा सिंह, कनिष्का, सोनम गुप्ता, संध्या हमारे साथ हैं। राधे राधे, कैसे हैं आप सभी? पीडीएफ हमने अपलोड करवा दी है, एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। फिर भी कोई मिसिंग हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? फिर भी मैं अपने एंड से एक बार, जैसे ही टाइम मिलता है, हम एक एक पीडीएफ को चेक करेंगे और जो भी मिसिंग होगा हम टेस्ट जो है आ चुका है ना, बताया था मैंने कि जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए, प्ले लिस्ट में जाइएगा, बायोलॉजी प्रैक्टिस सेशन में, और टॉपिक वाइज आप जैसे ही रेस्पिरेशन ख़त्म होगा टॉपिक वाइज आप जा करके प्ले लिस्ट में जा करके इसके क्वेश्चन बताइएगा। वॉइस प्रॉब्लम आ रही है? नहीं, ऐसा तो नहीं दिख रहा है मुझे। बाकी लोग आप बताइए कि क्या हमारी आवाज़ तस्वीर ठीक है। सुमन बताइए, बिल्कुल आ रहा है कमेंट आपका। तो अगर हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो रेस्पिरेशन से आपके दिमाग में आता है सांस लेना छोड़ना। नहीं, सांस लेना और छोड़ना ब्रीदिंग कहलाता है, श्वास, जिसको हम गैसियस एक्सचेंज, गैसों का विनिमय कहते हैं। ऑक्सीजन का लेना, CO2 का बाहर निकलना, ये क्या कहलाता है? गैसियस एक्सचेंज, गैसों का विनिमय, आदान प्रदान। और ये ऑक्सीजन बॉडी में गया, बॉडी से कहाँ गया? ब्लड में, ब्लड से कहाँ गया? सेल में, और सेल से जा गया माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर ये जला और जलकर ऊर्जा दिया। इसको हम क्या कहेंगे? रेस्पिरेशन। तो पहले डेफिनेशन लिख लीजिए। डेफिनेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज नोन एज व्हाट? रेस्पिरेशन। भोजन से ऊर्जा मुक्त करने की प्रक्रिया श्वसन कहलाती है ना? तो देखो क्या लिख दिया, ये अपने शब्दों में लिखा है, बुकिश लैंग्वेज यहाँ पे हमने यूज नहीं किया है। क्या लिखा है? जैसे मैं बोला हूँ वैसे लिख दिया मैंने कि द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज नोन एज व्हाट? रेस्पिरेशन। भोजन से ऊर्जा मुक्त करने की जो प्रक्रिया है वो श्वसन कहलाती है, या भोजन का जलना और जलकर ऊर्जा देना, है ना? आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि भोजन का जलना एवं जलकर ऊर्जा देना। ये सबसे बढ़िया है, एकदम देसी भाषा में डेफिनेशन हो गई। अगर कोई जानकार आदमी होगा जो सच में रेस्पिरेशन को समझता होगा, खुश होकर आपको नंबर देगा। भोजन का जलना एवं जलकर ऊर्जा मुक्त करना, ऊर्जा मुक्त करना श्वसन कहलाता है, श्वसन कहलाता है ना? यानी हम कह सकते हैं कंबशन ऑफ फूड इज नोन एज रेस्पिरेशन। कैसे? देखिएगा, धीरे धीरे हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बच्चों वाली बात कर रहे हैं, ठीक है? तो कंबशन ऑफ फूड इज नोन एज, के ऑब्लिक ए का मतलब नोन एज क्या होगा? रेस्पिरेशन। तो भोजन का जलना या जलकर ऊर्जा मुक्त करना क्या कहलाएगा? श्वसन कहलाएगा। तो देखिए, हम लोगों ने खाना खाया, उस खाने का डाइजेशन हुआ, डाइजेशन के बाद क्या बना? ग्लूकोज, ठीक है? तो हमने देखिए लिया भोजन, ध्यान से सुनिएगा,
हमने लिया भोजन, और भोजन का क्या हुआ, पाचन, डाइजेशन हुआ, और डाइजेशन के बाद क्या बना, ग्लूकोज। भोजन के पाचन के बाद क्या बना, ग्लूकोज। अब ये क्या होगा कि ग्लूकोज का क्या होगा, कंबशन होगा। अब ये क्या होगा, ग्लूकोज जलेगा। ग्लूकोज क्या होगा जी, जलेगा, और जल कर क्या देगा, ऊर्जा देगा, एनर्जी देगा। तो ग्लूकोज का जलना और जलकर ऊर्जा देना, इसी प्रक्रिया को श्वसन कहा गया है ना। तो धीरे धीरे इसका राज खुलेगा कि कैसे रेस्पिरेशन होता है, और रेस्पिरेशन में और ब्रीदिंग में क्या फर्क है। इस टॉपिक के अंत होने तक आपको एकदम बिल्कुल आप इसमें मास्टर हो जाएंगे, बशर्ते कि आप जिस्म और जान के साथ हमारे साथ रहेंगे। पिछला कोई भी छूट गया है टॉपिक, उसको पढ़ने के बाद आएंगे। दूसरी बात, लेट से ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि लेट से ज्वाइन किया और 10 मिनट भी आपका लेक्चर छूट गया और उसमें वो बातें थी जो सिलसिले में चल रही हैं क्लास में, तो फिर समझ में नहीं आएगा। कैसे, देखिए, हम लोगों ने खाना खाया, बना ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ये है हमारे शरीर का भोजन, पचा हुआ भोजन, ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज जलता है, जलने का मतलब ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करना। कोई भी चीज हवा में ही क्यों जलती है बताइए। जैसे मोमबत्ती जल रहा है और उसको आप एक ग्लास से ढक दीजिए, वो बुझ जाएगा। क्यों? क्योंकि जलने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ है, हवा में। तो कोई भी चीज बिना हवा के नहीं जलती। तो जलने का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया। किसी भी चीज को जब आप जलाते हैं तो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करके एनर्जी रिलीज करता है। तो ग्लूकोज भी जलेगा, जलने का मतलब ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करेगा। देखिए, ग्लूकोज में जो कार्बन है वो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करके क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा। और ग्लूकोज में जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करके पानी बनाएगा, और मिलेगी काफी अधिक मात्रा में ऊर्जा। और यही है आपका रेस्पिरेशन का रासायनिक समीकरण। दिस इज द केमिकल इक्वेशन ऑफ रेस्पिरेशन। ये श्वसन का हो गया आपका रासायनिक समीकरण। यही है रेस्पिरेशन। दिस इज योर रेस्पिरेशन। ध्यान दीजिएगा, कमेंट बंद करिएगा, मेरे तरफ ध्यान रखिएगा, आपको बात समझ में आ जाएगी। दिमाग में जो भी क्वेश्चन है, जैसे जैसे लेक्चर बढ़ता जाएगा अपने आप सॉल्व होता जाएगा, पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर भी कोई सवाल रह जाएगा तो लास्ट में हम आपको टाइम देंगे, आप अपना सवाल पूछ लीजिएगा। तो भोजन का जलना, देखिए, भोजन का जलना, जलने का मतलब ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करना। भोजन का जलना और जलकर ऊर्जा मुक्त करना, यही क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। या भोजन से ऊर्जा मुक्त करने की प्रक्रिया श्वसन कहलाती है, श्वसन कहलाती है। अब जरा ध्यान देंगे, एक इक्वेशन में आपको और लिख रहा हूं, देखिए कि एक्चुअली में इसका मतलब क्या है श्वसन का। आप लोग इसको पहचानते होंगे, इस केमिकल कंपाउंड को पहचानते हैं आप। इस केमिकल कंपाउंड का नाम है मीथेन, और यही होता है आपका बायोगैस। बायोगैस का मतलब क्या है, मीथेन। और ये जो बायोगैस होती है उसका इस्तेमाल आप ईंधन के तौर पे करते हैं, जलाते हैं, है ना, फ्यूल के तौर पे करते हैं, ईंधन के तौर पे आप करते हैं। देखिए, जब हम मीथेन को जलाएंगे, जलाने का मतलब हवा के ऑक्सीजन से ये प्रतिक्रिया करेगा। जब हम इस मीथेन को जलाएंगे, बायोगैस को जलाएंगे, तो मीथेन में जो कार्बन है वो हवा के ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करके CO2 देगा, हाइड्रोजन जो है वो पानी देगा, और मिलेगी आपको एनर्जी, इस रूप में, हीट और लाइट के रूप में। और इस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं आप, कंबशन। ये किसका रासायनिक समीकरण है, कंबशन का। इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं क्या, कंबशन। दिस इज द केमिकल इक्वेशन ऑफ कंबशन। क्या बोलते हैं, दहन, या दहन अभिक्रिया, जलना जिसे कहते हैं, है ना।
तो चाहे वो लकड़ी हो, कोयला हो, एलपीजी हो, सीएनजी हो, कोई भी ईंधन होता है उसमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है। किसी भी ईंधन को आप जलाएंगे, जैसे लकड़ी, कोयला, डीजल, पेट्रोल, सब में क्या होता है? कार्बन और हाइड्रोजन। यानी दुनिया के ज़्यादातर ईंधन हाइड्रोकार्बन होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के बने होते हैं। उसको जलाएंगे तो हमें CO2 मिलेगा, पानी मिलेगा और एनर्जी मिलेगी, हीट और लाइट के फॉर्म में, प्रकाश और ऊष्मा के रूप में। प्रकाश भी ऊर्जा का रूप है, ऊष्मा भी ऊर्जा का रूप है। अब देखिए इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कीजिए। दोनों को इक्वेशन को कंपेयर करने पर आप पाएंगे कि दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही इक्वेशन है। दोनों इक्वेशन का एंड प्रोडक्ट यानी अंतिम उत्पाद सेम है, मतलब रिएक्शन सेम हो गया। मतलब क्या हुआ कि अगर शरीर के बाहर कुछ जल रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं? कंबशन या कंबशन रिएक्शन, दहन या दहन अभिक्रिया। लेकिन यही रिएक्शन बॉडी में हो रहा है, या तो एनिमल बॉडी में या तो प्लांट बॉडी में, तो उसका नाम क्या दे दिया गया है? रेस्पिरेशन। मतलब रेस्पिरेशन इज नथिंग बट इट इज अ केमिकल रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। श्वसन कुछ और नहीं, दहन अभिक्रिया है जो सजीवों के शरीर में हो रही है। तो रेस्पिरेशन बोलने से एक बात क्लियर हो जाती है कि भाई ये कंबशन ही है, लेकिन कहाँ हो रहा है? सजीवों के शरीर में हो रहा है ना। तो शरीर के बाहर कुछ जल रहा है तो उसका नाम क्या है? कंबशन। लेकिन यही प्रक्रिया शरीर के भीतर हो रही है तो नाम रख दिया गया है श्वसन। तो श्वसन कुछ और नहीं, दहन अभिक्रिया है जो सजीवों के शरीर में होती है। एक चीज और मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा सा हम केमिस्ट्री में चलेंगे। देखिए केमिस्ट्री में चलते हैं। केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे कि ये मान लिया दुनिया का कोई पदार्थ है, दुनिया का कोई भी सब्सटेंस है, ध्यान से सुनिए। और दुनिया के किसी भी पदार्थ में, नोट करके कहीं पे साइड में लिख लीजिएगा इसको, दुनिया के किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ जाना आप जानते हैं क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण, या इसी को उपचयन कहते हैं, उपचयन कहते हैं। और दुनिया के किसी भी पदार्थ में हाइड्रोजन का जुड़ जाना, दुनिया के किसी भी पदार्थ में हाइड्रोजन का जुड़ जाना क्या कहलाता है? रिडक्शन। हिंदी में क्या कहते हैं? अवकरण या अपचयन। देखिए एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज नोन एज ऑक्सीडेशन। किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ जाना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। और किसी भी पदार्थ में हाइड्रोजन का जुड़ जाना क्या कहलाता है? रिडक्शन। आप मुझे ये बताओ कि कंबशन में या रेस्पिरेशन में, अब तो आपके लिए दोनों एक ही बात हो गया, कंबशन हो रेस्पिरेशन हो एक ही बात है। इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है? बताइए, ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है? तो आप कहेगा सर इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसमें भी ऑक्सीजन जुड़ रहा है, मतलब ऑक्सीजन जुड़ रहा है। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि देखो जिसे आप रेस्पिरेशन कहते हैं, है ना, जिसे आप रेस्पिरेशन कहते हैं, आम बोलचाल में उसी को कंबशन कहते हैं, और केमिस्ट्री की भाषा में उसी को ऑक्सीडेशन कहते हैं। देखिए अब क्लियर हो गया, थोड़ा हम एडवांस लेवल पे बात कर रहे हैं कि भाई जिसे आप रेस्पिरेशन कहते हैं, आम बोलचाल में लोग उसी को कंबशन कहते हैं, और केमिस्ट्री की भाषा में उसी को ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो देखो एनसीईआरटी 11th वाला क्या लिखता है कि देखो श्वसन कुछ और नहीं, क्या है? दहन अभिक्रिया है। और केमिस्ट्री के लैंग्वेज में बात करें तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। यानी अब हम बोल सकते हैं हाइयर लेवल पे कि देखिए भोजन का दहन या भोजन का ऑक्सीकरण क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। भोजन का दहन या भोजन का ऑक्सीकरण क्या कहलाता है? श्वसन। कंबशन ऑफ फूड और ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इज नोन एज रेस्पिरेशन। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि श्वसन में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है, तो कहिएगा सर ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये एक्चुअल मीनिंग हुई किसकी? रेस्पिरेशन की। डीपली मीनिंग है ना, जो आप हायर लेवल पे पढ़ते हैं। क्या इसमें किसी को कोई परेशानी है, दिक्कत है, समस्या है तो बता दीजिए।
आगे हम रिडॉक्स रिएक्शन अलग से पढ़ाएंगे, वहाँ पे इसकी बात करेंगे केमिस्ट्री में। अभी रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे ना तो बच्चे हड़बड़ा जाएंगे कि सर कहाँ से कहाँ बात को घुमाए जा रहे हैं। तो हर जगह का लेवल होता है, तो उस हिसाब से हम बात करेंगे ना। अभी तो इतने ही डीप में कितने बच्चे हड़बड़ा जाएंगे, सर इतना डीपली क्यों पढ़ा रहे हैं। तो कंबशन ऑफ फूड और ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इज नोन एज श्वसन। भोजन का दहन या भोजन का ऑक्सीकरण दरअसल श्वसन कहलाता है। नोट हो गया? नोट हुआ? चलिए अब आते हैं हम जरा और पॉइंट्स पे। देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण की अगर हम क्रिया की बात करें तो प्रकाश संश्लेषण में आपने देखा कि पौधे लेते हैं CO2। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे CO2 लेते हैं और पानी लेते हैं, और ऊर्जा कहाँ से लेते हैं? सूर्य प्रकाश से। और CO2 और पानी को मिलाकर बना लेते हैं ग्लूकोज, और हमें भी जिंदा रहने के लिए देते हैं ऑक्सीजन। ये किसका केमिकल रिएक्शन है बताइए, किसका केमिकल इक्वेशन है? तो आप कहेगा सर दिस इज द केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण है। कौन? ये ऊपर वाला जो है वो प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण है। दिस इज द केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। दिस इज द केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये ऊपर वाला जो दिख रहा है ये प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण है। तो पौधे क्या करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज बनाते हैं। हम लोग क्या करते हैं? हम खाना खाते हैं, डाइजेशन होता है, तब बनता है ग्लूकोज। पौधा डायरेक्ट ग्लूकोज बना रहा है, देखो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से। हम क्या करते हैं? खाते हैं, डाइजेशन होता है, तब बनता है ग्लूकोज। अब देखिएगा, ये ग्लूकोज बना, अब क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, तो ये ग्लूकोज जलेगा। ये ग्लूकोज क्या होगा? जलेगा। जलने का मतलब क्या हुआ? ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया। ये ग्लूकोज ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करेगा, CO2 बनेगा, पानी बनेगा और ऊर्जा मुक्त होगी। दिस इज द केमिकल इक्वेशन ऑफ व्हाट? रेस्पिरेशन। तो ये श्वसन का रासायनिक समीकरण है, ये प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण है। ये तो अभी दिखाया था मैंने। आप दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो तो पाओगे कि दोनों रिएक्शन एक दूसरे का रिवर्स रिएक्शन है ना, विपरीत अभिक्रिया है ना। देखो ना, कंपेयर करो, CO2 प्लस पानी प्लस ऊर्जा, यहां ऊर्जा ली जा रही है। CO2 पानी और ऊर्जा मिलकर क्या बना? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। यहां पे देखो उल्टा हो रहा है, ग्लूकोज ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया कर रहा है तो बन रहा है CO2 पानी और ऊर्जा। यानी आप कह सकते हो कि रेस्पिरेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। श्वसन प्रकाश संश्लेषण की विपरीत प्रक्रिया होती है। एंड आप यहां पर वाइस वर्सा भी लिख सकते हो। वाइस वर्सा मतलब उल्टा भी सत्य है कि नहीं? अगर रेस्पिरेशन श्वसन का प्रकाश संश्लेषण का विपरीत है तो प्रकाश संश्लेषण श्वसन का विपरीत है। तो दोनों एक दूसरे की विपरीत प्रक्रिया है, ये आप देखकर बता सकते हो। ये तो आपने इक्वेशन को कंपेयर करके बता दिया कि दोनों एक दूसरे की विपरीत प्रक्रिया है, लेकिन एक और नजरिए से हम बता सकते हैं कि दोनों एक दूसरे की विपरीत प्रक्रिया है। कैसे? देखना जरा। एनिमल न्यूट्रिशन का अपलोड नहीं हुआ है सौरभ साहब। ठीक है, हम चेक कर लेंगे। अभी चूंकि टाइम मुझे मिल नहीं पा रहा है क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस मेरी लग जा रही है ना मुखर्जी नगर में और मॉडल टाउन में। तो जैसे ही मुझे टाइम मिलता है हम खुद आपको चेक करके सारा अपलोड कर देंगे। वैसे हम टीम को कह देंगे कि जो जो मिसिंग है ना उसको जल्दी अपलोड आप कर लीजिए, नहीं तो मैं खुद अपलोड करवाता हूँ बैठकर। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत है बताइएगा। हाँ, एक्सोथर्मिक क्या अभी बताता हूँ। सत्यम, देखिए एक तो हुआ, कहाँ होता है वो आगे आएंगे ना, अभी तो हम इक्वेशन पे ही हैं। ये श्वसन की प्रक्रिया कहाँ होती है, कैसे होती है, सब एक एक करके स्टेप वाइज हम बताएंगे। अब देखिए, एक और नजरिए से हम बोल सकते हैं कि दोनों एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है। क्यों? देखिए केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें एनर्जी यूज होती है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, एनर्जी या ऊष्मा एब्जॉर्ब होती है और शोषित होती है, ऐसे प्रतिक्रियाओं को कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं गाइस? एंडोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है।
तो देखिए ना, प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा ली जा रही है सनलाइट से, तब बन रहा है ग्लूकोज। लेकिन वैसी प्रक्रियाएं, दोज रिएक्शंस इन विच एनर्जी और हीट आर रिलीज्ड और इवॉल्व्ड आर नोन एज व्हाट, एक्सोथर्मिक। वो प्रक्रिया जिसमें ऊर्जा निकलती है, ऐसी प्रक्रियाओं को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। तो देखिएगा कि रेस्पिरेशन में एनर्जी निकल रही है, श्वसन में एनर्जी यूज हो रही है, तो वो अभिक्रियाएं हम लोग पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में लिखेंगे इस बात को कि वो अभिक्रियाएं जिसमें एनर्जी निकल रही है। एक्सो मतलब क्या हुआ, एग्जिट, निकल रहा है, तो जिसमें निकल रहा है वो एक्सोथर्मिक, जिसमें यूज हो रहा है एंडोथर्मिक, अंदर आ रहा है। तो आप कह सकते हैं कि भाई साहब, जो आपका प्रकाश संश्लेषण है ना, वो ऊष्मा शोषी है, और जो श्वसन है वो ऊष्मा छेपी है। इस तरह से ये दोनों का रिवर्स रिएक्शन हो गया ना, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक एक दूसरे का रिवर्स रिएक्शन हो गया। तो हम रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं, तो रेस्पिरेशन के बारे में हमने लिख दिया है कि रेस्पिरेशन इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया मतलब, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का मतलब एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है ना, ऊर्जा या ऊष्मा निकल रही है। नहीं आया समझ में? अरे समझ में आया कुछ? तो वैसी अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा या ऊर्जा, अरे ऊष्मा भी ऊर्जा का ही रूप है ना, निकलती है, उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। तो श्वसन एक्सोथर्मिक ये नहीं पूछा गया, आपसे पूछा गया कि भाई प्रकाश संश्लेषण कैसा रिएक्शन, तो उत्तर था एंडोथर्मिक, क्योंकि रेस्पिरेशन के बारे में सब जानते हैं। अब आ जाइए, रेस्पिरेशन एक केटाबॉलिक प्रोसेस है, अपचय प्रक्रिया है। इसको समझिए कि अपचय का मतलब क्या है, पहले इसको लिख लीजिएगा, फिर हम आपको बताते हैं एक्सोथर्मिक का क्या मतलब हुआ, ठीक है? यहां तक किसी को दिक्कत है क्या बच्चे, बताइएगा। हाँ, अभी उसी पे आते हैं रोहित साहब, घबराइए मत, हम एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे। आपको बायोलॉजी से इश्क हो जाएगा, क्यों टेंशन ले रहे हैं? बायोलॉजी से इश्क ना हो जाए तो कहना, बशर्ते कि हमारे साथ चलिए, जितना पढ़ा हुआ है पीछे वो भूल जाइए आप, है ना, एकदम फ्रेश दिमाग में सेट करिए सारी चीज़ों को। देखिएगा, एक वर्ड आएगा, नोट करके आप कहीं पे लिख लीजिएगा साइड में, टॉपिक से थोड़ा हट के हम बात कर रहे हैं, मेटाबॉलिज्म, ध्यान दीजिएगा, मेटाबॉलिज्म, उपापचय। क्या है जी? एक शब्द है उपापचय। उपापचय क्या होता है? कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कोई भी सजीव है, पौधा है या जंतु है, उसकी बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस चल रहे हैं, किसी भी सजीव के शरीर में जितने भी केमिकल रिएक्शंस चल रहे हैं, जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं चल रही हैं या प्रतिक्रियाएं चल रही हैं, जो लिखना है लिखिए, किसी भी सजीव के शरीर में जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं, उसको एक साथ हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, है ना। ऑल केमिकल रिएक्शंस which takes place in the body of a living organism are collectively known as metabolism। सजीवों के शरीर में होने वाले सभी रासायनिक प्रतिक्रियाओं को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब ये मेटाबॉलिज्म दो प्रकार के होते हैं, ध्यान दीजिएगा, मेटाबॉलिज्म दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म या एनाबॉलिक प्रोसेस, एक ही बात है, एनाबॉलिक प्रोसेस, है ना, उपचय क्रियाएं। और दूसरी प्रकार की जो मेटाबॉलिज्म होती है वो कहलाती है केटाबॉलिक, केटाबॉलिक प्रोसेस या केटाबॉलिज्म, केटाबॉलिज्म या केटाबॉलिक प्रोसेस, केटाबॉलिक प्रोसेस, ध्यान से सुनिएगा, अपचय क्रियाएं, अपचय, वो उपचय है, ये अपचय है, ठीक है, ये अपचय है, अपचय क्रियाएं। देखिए मैंने आपसे क्या कहा, आपसे
कि किसी भी सजीव के शरीर में जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं उसको एक साथ क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। रजनीश कह रहे कि सर मैं क्लास रोज नहीं ले पाती। रजनीश कुमार आप जो है गर्ल हैं या बॉय हैं भाई? दूसरे के आईडी से क्लास कर रहे हैं क्या? क्लास नहीं ले पाते, होमवर्क करना पड़ता है इसलिए कभी कभी ले पाते हैं। हाँ तो पिछला छूट गया तो नहीं समझ में आएगा, इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ ना कि जो रह जाए ना उसको दोबारा देख लीजिएगा पहले क्लास में आने से पहले, ठीक है। तो देखिएगा हमने क्या कहा कि ये जो मेटाबॉलिज्म होती है ना, सारे जितनी भी क्रियाएं हैं उनको एक साथ हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म दो प्रकार का होता है, एनाबॉलिज्म और केटाबॉलिज्म। एनाबॉलिक या केटाबॉलिक, ठीक है, एनाबॉलिक या केटाबॉलिक। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए वो सारी प्रक्रियाएं जिसमें कुछ बनता है, मतलब जो सिंथेटिक प्रोसेसेस हैं, है ना, संश्लेषी प्रक्रियाएं हैं। संश्लेषण मतलब बनना ना, तो जो भी संश्लेषी प्रक्रियाएं हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एनाबॉलिज्म। मतलब जिसमें कुछ बनता है, वो प्रक्रियाएं जिसमें कुछ बनता है उसको हम क्या बोलेंगे, एनाबॉलिक या एनाबॉलिज्म। जैसे कि प्रकाश संश्लेषण, देखो प्रकाश संश्लेषण हमारा क्या हो गया, एनाबॉलिक कहलाएगा, है ना। क्यों, इसमें ग्लूकोज बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है, CO2 और पानी से मिलकर ग्लूकोज बन रहा है। लेकिन जिसमें कुछ टूटता है, वह प्रोसेस जिसमें कुछ टूटता है, डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस जो चल रहा है बॉडी में, अपघटन क्रियाएं, अपघटन क्रियाएं मतलब वो क्रियाएं जिसमें कुछ टूट रहा है, वो क्रियाएं जिसमें कुछ टूट रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, केटाबॉलिक या केटाबॉलिज्म। जैसे एग्जाम्पल, रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, ग्लूकोज टूट कर एनर्जी दे रहा है, ग्लूकोज टूट कर एनर्जी दे रहा है, तो रेस्पिरेशन क्या हो गया, केटाबॉलिक, एनाबॉलिक। और दोनों को एक साथ क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिज्म। दोनों ही केमिकल रिएक्शन है ना। तो शरीर में होने वाले सभी रासायनिक क्रियाओं को एक साथ क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। लेकिन जो जिसमें कुछ बन रहा है, केटाबॉलिज्म। जिसमें कुछ टूट रहा है, एनाबॉलिज्म। सॉरी, जिसमें कुछ बन रहा है, एनाबॉलिज्म। जिसमें कुछ टूट रहा है, केटाबॉलिज्म। तो प्रकाश संश्लेषण एनाबॉलिक और ये केटाबॉलिक। तो एनाबॉलिक और केटाबॉलिक एक दूसरे का रिवर्स हो गया ना। तो इस नजरिए से भी कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण और श्वसन एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है। तो जिसमें कुछ टूटे, केटाबॉलिज्म, जिसमें कुछ बने, एनाबॉलिज्म। कि तुम अगर टूट के बिखरो तो बताना मुझको, तुम अगर टूट के बिखरो तो बताना मुझको, हम तुम्हें रेत के जर्रों से भी चुन सकते हैं। और मोहब्बत से, इनायत से, वफा से चोट लगती है। मोहब्बत से, इनायत से, वफा से चोट लगती है। बिखरता फूल हूं, मुझको हवा से चोट लगती है। बिखरता फूल हूं, मुझको हवा से चोट लगती है। तो यही बात को यहां पे लिख दिया है कि रेस्पिरेशन इज एन एग्जांपल ऑफ केटाबॉलिक प्रोसेस। श्वसन एक अपचय क्रिया है। तो प्रकाश संश्लेषण कैसा हो जाएगा, उपचय प्रक्रिया। तो फोटोसिंथेसिस कैसा हो गया जी, एनाबॉलिक यानी उपचय। और रेस्पिरेशन कैसा हो गया, केटाबॉलिक यानी अपचय। तो कई तरह से मैंने आपको बता दिया कि दोनों एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है। कोई शक है जी? ठीक है, तो इसको आप जरा लिख लीजिएगा कि सजीवों के शरीर में होने वाले सभी रासायनिक क्रियाओं को संयुक्त रूप से उपापचय कहा जाता है। The sum of chemical reactions that takes place in the body of a living organism is called metabolism। और मेटाबॉलिज्म दो प्रकार का होता है, एनाबॉलिज्म उपचय जिसमें कुछ बनता है,
जैसे प्रकाश संश्लेषण में बन रहा है ग्लूकोज, प्रकाश संश्लेषण में क्या हो रहा है, ग्लूकोज बन रहा है, और केटाबॉलिज्म श्वसन हो गया जिसमें ग्लूकोज टूट रहा है। तो जिसमें बनता है एनाबॉलिज्म, जिसमें टूटता है केटाबॉलिज्म। ठीक है। शायरी के नोट्स बनाना है तो बना लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा शेर आएगा। तो बहुत सारे बच्चे तो मेरी ही शायरी का नोट्स बना के मुझे ही भेज देते हैं, ये देखिए सर आपके सारे शेर मैंने इकट्ठा कर लिए। बायोलॉजी विद शेरो शायरी, रिडॉक्स बाद में बताएंगे हम, रिडॉक्स केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे। नहीं, नीट का नहीं दे सकते। नीट के लिए पढ़ना है तो हमारा LT ग्रेड का जो बैच चल रहा है उसमें नीट लेवल की बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं हम, है ना, क्योंकि उनको ग्रेजुएशन तक पढ़ना होता है। जैसे DSSB TGT का जो बैच होता है टीचर वाला, उसमें 9th 10th 11th 12th और कुछ ग्रेजुएशन के टॉपिक्स होते हैं। तो वहाँ पे उस बैच में जो पढ़ाते हैं, तो कुछ बच्चे इसमें होंगे उसके, तो वहाँ पर 9th 10th 11th 12th और ग्रेजुएशन देखा होगा उसका, DSSB का सिलेबस आप देखिएगा तो उसमें ग्रेजुएशन तक के टॉपिक दिए गए। तो वहाँ पे हम लेके चलते हैं कहाँ, 9 से लेके ग्रेजुएशन तक, है ना। ये तो थोड़ा सा छींट आपको डाल रहे हैं इसमें, जितना आपके एग्जाम की ज़रूरत होती है ना। तो हर एग्जाम का अपना अपना बैंडविड्थ होता है, उसमें बंध के पढ़ाना पड़ता है ना। अब मैं काबिलियत दिखाने के लिए मैं यहाँ पर नीट का मतलब एकदम लेवल लेके चलूँ तो वो फ़ायदा थोड़ी ना आपका, कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, पढ़ाने का तो मैं कुछ भी पढ़ा दूँ आपको। जैसे क्वेश्चन है कि केटाबॉलिक प्रोसेसेस वो होते हैं जो जिसमें कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है, जिसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड टूटता है, जो स्वपोषियों में होता है, जो विषम पोषियों में होता है। बताइए क्या होगा। डेफिनेशन से क्वेश्चन नहीं पूछता, और पूछेगा तो समझ में आ ही जाएगा। मेटाबॉलिज्म मतलब सारा एक साथ, केटाबॉलिज्म जो टूट रहा है, एनाबॉलिज्म जिसमें बन रहा है। कौन सी भारी बात हो गई, डेफिनेशन लिखने की क्या जरूरत है। हाँ, उसमें आपको देखिए पूनम, उसमें आपको 20 मार्क्स का रहता है साइंस, तो ये वाला लेवल बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, ठीक है पूनम। LT ग्रेड ऐप पे भी चल रहा है और हम अपने यूट्यूब पर भी पढ़ा रहे हैं। यूट्यूब पे हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, प्री और मेंस के लिए, और ऐप पे जो मैं पढ़ा रहा हूँ जनरल के लिए। तो ब्रेक कॉम्प्लेक्स ना, हाँ, तो जटिल अणुओं को तोड़ने वाला जो प्रोसेस है वो केटाबॉलिक कहलाता है। ठीक है, तो ऐसा सिंपल सा सवाल होगा। नाउ अब आइए साइट ऑफ रेस्पिरेशन। कोई पूछे कि भाई ये श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो आप क्या कहिएगा। मैंने आपको बताया था जब भी कोई बात आए कि कोई भी चीज कहाँ होती है, कोई भी प्रोसेस कहाँ होता है, तो हमारे सेल में होता है। कोई भी प्रोसेस कहाँ होता है तो हमारे शरीर के सेल में होता है, क्योंकि शरीर किससे मिलकर बना हुआ है, कोशिकाओं से। तो हमारा शरीर हो या पौधे का शरीर हो, किससे मिलकर बना हुआ है, सेल से मिलकर बना हुआ है। किससे मिलकर बना हुआ है गैस, सेल से मिलकर बना हुआ है। इसीलिए सेल को रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कहते हैं। शरीर की रचना किससे हुई है, कोशिकाओं से, और सारी क्रियाएं भी कहाँ होती हैं, सेल में। आप कहते हैं कि ये क्रिया हमारे शरीर में हो रही है, दरअसल वो हमारे सेल में हो रही होती है ना। तो शरीर की रचना भी कोशिकाओं से हुई और सारे कार्य भी कोशिकाओं में हो रहे हैं। सो सेल इज नोन एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी, रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। तो जब भी पूछे कि श्वसन की क्रिया कहाँ होती है तो सेल में, है ना, सेल में। अब सेल में अगर पूछा जाए कि भाई सेल में कहाँ, सेल में कहाँ, तो सपोज करो कि ये हमारा एक सेल है, हमारा एक सेल है जिससे मिलकर पूरा बॉडी बना हुआ है। ये क्या है, सेल है। सेल के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, के अंदर रख होता है, और सेल के अंदर ये जो लिक्विड भरी होती है, द्रव भरा होता है। तो कोशिका के अंदर जो द्रव भरा होता है उसको क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव। क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव कहते हैं।
अरे साइटोस मतलब सेल, प्लाज्मा मतलब लिक्विड, सेल के अंदर जो लिक्विड है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, कोशिका द्रव कहते हैं। अब इस कोशिका द्रव में ढेर सारी छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं, जब हम सेल स्टार्ट करेंगे वहां पे बताएंगे। उसी में से एक इस प्रकार का अंगक होता है, छोटा सा अंग होता है सेल के अंदर, आपको पता होगा इसको क्या बोलते हैं। ये जो सेल के अंदर इस प्रकार का छोटी सी रचना है, इसे हम लोग कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या कहते हैं गैस? माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। तो सेल के कोशिका द्रव में, मतलब कोशिका के अंदर जो द्रव भरा हुआ है उसको क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव। इस कोशिका द्रव में एक छोटी सी रचना होती है जिसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। अब देखिए, हम लोगों ने खाना खाया और डाइजेशन हुआ। डाइजेशन के बाद क्या बना बताइए? ग्लूकोज बना, छोटी आंतों में ग्लूकोज बन गया। अब ये ग्लूकोज अवशोषित होकर कहाँ जाएगा? ब्लड में। छोटी आंत से नसें जुड़ी होती हैं ढेर सारी, तो ये ग्लूकोज अवशोषित होकर ब्लड में आ गया। ब्लड से होता हुआ कहाँ आ जाएगा? शरीर के सभी कोशिकाओं में ग्लूकोज आ जाएगा, आएगा ना। अरे शरीर की तमाम कोशिकाओं तक ब्लड पहुंचाया जाता है पतली पतली नलिकाओं के द्वारा, जिसको हम क्या बोलते हैं? नसें कहते हैं। अगर आपको शक है तो आप एक पिन लीजिए और प्रिक कीजिए, ब्लड बहने लगेगा। कहीं पर भी आप बॉडी में प्रिक कीजिए, ब्लड बहेगा। इसका मतलब शरीर की तमाम कोशिकाओं तक ब्लड पहुंचाया जा रहा है। तो हमने खाना खाया, डाइजेशन हुआ, डाइजेशन के बाद ग्लूकोज बना। ग्लूकोज छोटी आंत से कहाँ गया? ब्लड में, और ब्लड से कहाँ गया? सेल में, और सेल से कहाँ चला गया? माइटोकॉन्ड्रिया में। सांसों के माध्यम से हमने क्या लिया? ऑक्सीजन लिया। सांसों के माध्यम से हमने क्या लिया? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ गया? फेफड़ों में। अब फेफड़ों से भी नसों का जाल जुड़ा हुआ है, तो ये ऑक्सीजन फेफड़ों से कहाँ चला गया? ब्लड में। ब्लड से कहाँ चला गया? कोशिका में। और कोशिका से कहाँ चला गया? कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिले। ये ग्लूकोज जब ऑक्सीजन से मिलेगा तो क्या बनेगा? CO2 प्लस वाटर और प्लस एनर्जी। और इसी को तो आप क्या कह रहे थे? यही तो है आप रेस्पिरेशन, यही तो था रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या हो रहा था कि ग्लूकोज ऑक्सीजन से मिलकर क्या बना रहा था? CO2 वाटर प्लस एनर्जी। यही है आपका रेस्पिरेशन, यानी श्वसन। अब ये जो श्वसन की क्रिया है वो कहाँ हो रही है? तो श्वसन की जो क्रिया है, ये जो श्वसन की क्रिया है, रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है, वो सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं क्या? पावर हाउस ऑफ द सेल या फर्नेस ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं? कोशिका का ऊर्जा गृह। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? कोशिका का ऊर्जा गृह, या कोशिका की भट्ठी, या कोशिका का चूल्हा। चूल्हा क्यों? रेस्पिरेशन है क्या? जलना, कंबशन। ग्लूकोज जल कर एनर्जी दे रहा है, और कोई चीज जलती है कहाँ? चूल्हे में। और ये कंबशन कहाँ हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। तो अगर अब आपसे कोई पूछता है कि श्वसन की क्रिया कहाँ होती है, तो कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल या फर्नेस ऑफ द सेल। पावर हाउस क्यों? यहाँ से ऊर्जा निकल रही है। और फर्नेस क्यों? क्योंकि इसी के अंदर जल रहा है ग्लूकोज और एनर्जी दे रहा है। तो चूल्हा हुआ ना, कोई चीज़ कहाँ जलती है? चूल्हे में जलती है। अब यहाँ पर जो ऐसे डायग्राम में दिख रहा है, इसको थोड़ा पॉइंट वाइज लिख लें। हम क्या लिखेंगे? द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। श्वसन की क्रिया कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। दैट्स वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल और फर्नेस ऑफ द सेल, है ना। श्वसन की क्रिया कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है, इसी कारण माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह, कोशिका की भट्ठी या कोशिका का चूल्हा भी कहा जाता है। नोट करिएगा इस पॉइंट को। हमने लिखा है कि द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल। ये भी थोड़ा ऐड कर लीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल। श्वसन की क्रिया कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। माइटोकॉन्ड्रिया का है कहाँ? कोशिका में।
तो कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। दैट्स वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल और फर्नेस ऑफ द सेल। इसी कारण माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह या कोशिका की भट्ठी या कोशिका का चूल्हा भी कहा जाता है। पहले ये 2 पॉइंट लिखो, फिर अगला पॉइंट हम आपको समझाएंगे। अभी इसको मत लिखना, या लिख लो एक साथ, हम इन 2 पॉइंट को फिर हम समझा रहे हैं। पहले लिख लो आप। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है, उतना ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना है। आपको ऑफिसर्स बनने हैं, टीचर्स बनने हैं, बायोलॉजिस्ट नहीं बनना है। तो जितना आपके एग्जाम का लेवल है उस लिहाज से हम लोग पढ़ने वाले हैं। किसी को कोई दिक्कत है? एलटी ग्रेड में जो हम पढ़ा रहे हैं ना, वो उस लेवल का है। एलटी ग्रेड हमारा जो यूट्यूब चैनल पे चल रहा है। बाकी आप जानते हैं कि उसके लिए तो अलग टीम है नीट की अपनी, कैरियरविल पे, उसका कोई कोर्स ले सकते हैं नीट के लिए। मैं नीट के लिए स्पेशल नहीं पढ़ा रहा हूँ, कभी वक्त मिलेगा तो लाएंगे उसके लिए भी बैच बायोलॉजी का। ठीक है, चलिए जी। किसी का कमेंट अगर हम नहीं देख पा रहे हैं तो लास्ट में कर लीजिएगा, क्योंकि ढेर सारे कमेंट आपके आ रहे हैं और बहुत तेज़ी से आ रहे हैं, तो हम देख नहीं पा रहे हैं। और जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ उस वक्त आप कमेंट करिएगा तो मुझे नहीं दिखेगा, क्योंकि आप कमेंट कर रहे हैं, 4 और बच्चे का कमेंट अगर आ गया तो आपका फिर नीचे चला जाता है, मुझे ऊपर वाला सिर्फ दिखता है 2-3 का। इसका मतलब ये नहीं कि हम आपको इग्नोर कर रहे हैं, है ना। तो बाद में आप पूछ लीजिएगा या फिर आप हमारे इंस्टा पे मैसेज कर लीजिएगा। तो ये 2 पॉइंट समझ में आ गया ना, कि श्वसन की क्रिया जो है वो कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह या कोशिका की भट्ठी या कोशिका का चूल्हा कहते हैं। इस पॉइंट को मैं पहले समझा देता हूँ, फिर आप लिख लीजिएगा। CO2 पानी और ऊर्जा, दिस इज द केमिकल इक्वेशन ऑफ रेस्पिरेशन, है कि नहीं। ये श्वसन का रासायनिक समीकरण है। अब देखिए, श्वसन के दौरान जो ऊर्जा निकलती है, ये ऊर्जा डायरेक्ट बॉडी में यूज नहीं होती। ये जो ऊर्जा है वो किस रूप में जमा होती है, किस रूप में संचित होती है? एटीपी के रूप में संचित होती है। और जब कभी भी हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है, ये एटीपी क्या होगा? ब्रेक होगा। एटीपी टूटेगा और टूट कर एनर्जी देगा, और ये एनर्जी बॉडी में क्या होगी? यूज होगी। तो जब भी हमारी बॉडी को एनर्जी की आवश्यकता होती है, जब भी हमारी बॉडी को एनर्जी की आवश्यकता होती है, एनर्जी कौन देगा? एटीपी देगा। इसलिए एटीपी को बोला जाता है एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ऊर्जा की मुद्रा। मुद्रा का काम क्या होता है? आपको जरूरत की चीज दिलवा देना। जैसे इंडियन मुद्रा कौन है? रुपया है। रुपए से आप कुछ भी खरीद सकते हैं, जिस चीज की भी जरूरत है रुपए से खरीद सकते हैं आप, प्रैक्टिकली। लेकिन देखिए, रुपए से आप जिस्म खरीद सकते हैं, मोहब्बत नहीं। रुपए से आप बिस्तर खरीद सकते हैं, नींद नहीं। लेकिन हम यहाँ पर प्रैक्टिकल हैं कि जिस देश में है आप उस देश की करेंसी यूज कीजिए, आपको मिल जाएगी कोई भी चीज़। तो जब भी हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है, या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की जरूरत होती है, वो एनर्जी देता है कौन? एटीपी। इसलिए एटीपी को बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किसे ऊर्जा की मुद्रा कहा जाता है? तो एटीपी पूछेगा। क्यों? क्योंकि जब भी बॉडी को एनर्जी की जरूरत होगी, कौन देगा? एटीपी। तो ये जो श्वसन के दौरान ऊर्जा मुक्त होती है वो डायरेक्ट बॉडी में यूज नहीं होती, वो एटीपी के रूप में जमा होती रहती है। जब भी आपकी बॉडी को एनर्जी की जरूरत होगी, एटीपी टूटेगा और एनर्जी देगा। अच्छा, एटीपी का फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगा ना। एटीपी का फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन। क्या नाम है जी? एडिनोसिन ट्राई
एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ योर एटीपी। सो ये एटीपी का फुल फॉर्म हो गया, याद कर लीजिएगा, है ना। तो देखो यही बात यहाँ पे हमने लिखी है, यही बात हमने यहाँ पे लिखा है कि एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, श्वसन के दौरान जो ऊर्जा निकल रही है, स्टोर्ड जमा हो रही है इन द फॉर्म ऑफ क्या, एटीपी। श्वसन के दौरान मुक्त ऊर्जा मतलब निकलने वाली ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित होती रहती है, संचित होती रहती है मतलब जमा होती रहती है। और जब कभी भी ऊर्जा चाहिए बॉडी को कौन देगा, एटीपी देगा। इसलिए एटीपी इज ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, एटीपी को ऊर्जा की मुद्रा कहा जाता है। ये सारा क्लियर हो गया ना, सारा पॉइंट जो भी लिखा है क्लियर है सबको। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, फॉर्मूला नहीं लिखना उसका, ठीक है। आई से 5 बजे से है ना आपकी, 5 बजे से आज मेरी भी है, दोनों में से किसी एक को जाना होगा यहाँ से। हमारे सर तशरीफ ला चुके हैं, इनकी क्लास का वक्त हो रहा है। पावर हाउस किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को लिखा तो है, देखो ना। माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल और फर्नेस ऑफ द सेल। क्यों, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ही ग्लूकोज जलकर एनर्जी देता है। तो कोई चीज जलती है कहाँ, चूल्हे में ना, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल और फर्नेस ऑफ द सेल। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को समझने में। कंप्यूटर के क्लास हो गया था तो बीच से समझ में नहीं आएगा, फिर से आप जो है वो पूरा लेक्चर देखिएगा शुरू से। फेस रिवील कर दे सर का, सर आ जाइए, देखिए बच्चे पूछ रहे हैं कौन से सर आ गए हैं क्लास के लिए। हाँ साइंस और भी हैं सर, देखिए सर आ गए हैं। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरी तरफ से भी। और मैं ये आशा करता हूँ कि आप लोग कुशल होंगे, अच्छे होंगे। मैं समटाइम्स अर्लियर आ जाता हूँ तो आप लोग के कमेंट्स में पढ़ता रहता हूँ, बड़े प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे कमेंट्स आप देते हैं सर को। और मेरा ख्याल है आप लोग जितना प्यार करते हैं उससे ज़्यादा रिस्पेक्ट भी देते हैं सर को, मैं देखता हूँ। बहुत खूब, ऐसे ही पढ़ते रहिए। और सर बहुत ही मतलब सोफिस्टिकेटेड तरीके से पढ़ाते हैं, मुझे तो नहीं लगता कि कभी डांट पड़ी होगी आपको, नहीं। बहुत खूब, थैंक यू एवरीवन। ठीक है सर। तो ये एटीपी को हम ऊर्जा की मुद्रा कहते हैं, क्योंकि जब भी बॉडी को एनर्जी चाहिए कौन देगा, एटीपी देगा। अब एटीपी का फॉर्मूला वगैरह तो देखिए आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो नीट के बच्चों को पढ़ाया जाता है ये फॉर्मूला, तो फॉर्मूला यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे, है ना। केमिस्ट्री में आप बोलिएगा तो बता देंगे। अब आ जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट पे, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन पे आ जाइए, और फिर सच में रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में क्या फ़र्क होता है वो हम दिखाएंगे आपको। तो लेट अस स्टार्ट विद टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, श्वसन के प्रकार। देखिए श्वसन जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, श्वसन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सी श्वसन या वायवीय श्वसन। एनसीईआरटी जो लिखता है ना, इसकी हिंदी एरोबिक की वायवीय लिखता है, वायवीय श्वसन, या कोई कोई और बुक इसे ऑक्सी श्वसन भी लिख देता है। और दूसरा है एन एरोबिक, अनाक्सी श्वसन या अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। अच्छा, एरोब मतलब क्या है, एयर, और एयर से मुराद यहाँ पे क्या है, एयर से मुराद है ऑक्सीजन। एरोब मतलब क्या होता है, एयर, और एयर से मुराद है ऑक्सीजन। देखिए वह श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा उसको क्या बोलेंगे, एरोबिक।
और जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा उसको बोलेंगे एनारोबिक। तो हम एक चार्ट से एरोबिक और एनएरोबिक को एक चार्ट पे लाएंगे और दोनों में अंतर हम आपको दिखाएंगे कि दोनों में सच में क्या अंतर होता है और वहां से कितने तरह के सवाल बनते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट होने वाला है, पर अब वक्त इसकी इजाज़त नहीं दे रहा है कि हम आपसे आगे की बात करें। ठीक है, तो 5 बजे हमारी भी क्लास है और सर की भी क्लास है, तो दोनों में से किसी एक को जो है ये स्टूडियो छोड़कर जाना पड़ेगा, दूसरे स्टूडियो का जुगाड़ करना पड़ेगा। तो आज रहने देते हैं यहीं पे, फ्रेश हम स्टार्ट करेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन और एन एरोबिक रेस्पिरेशन में अंतर माय डियर फ्रेंड्स। और देखिए जो प्रैक्टिस चलेगी ऐप पे तो देखिए आपका थ्योरी चलेगा, जो प्रैक्टिस की बात है माय डियर फ्रेंड्स उसके लिए मैंने आपके लिए एक इंतज़ाम किया है। प्रैक्टिस के लिए क्या इंतज़ाम किया है? इंतज़ाम ये किया है आपके लिए कि जिस अंदाज में मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, उसी अंदाज में मैंने क्या किया है कि अपने यूट्यूब चैनल पे, हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है साइंस बाई जुबैर एहसानी, इस पे आप जाइएगा प्लेलिस्ट में। अब इस प्ले लिस्ट में जाकर आपको देखना है प्रैक्टिस सेशन। प्रैक्टिस सेशन बायोलॉजी का आप देखिएगा जाकर के। तो बायोलॉजी के प्रैक्टिस सेशन में जिस तरह से हमने पढ़ाया है उसी अंदाज में हमने सबकी प्रैक्टिस सेशन अपलोड कर दी है। आप इसको किसी भी एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे ही टॉपिक फिनिश होगा, रेस्पिरेशन इसका प्रैक्टिस सेशन लगा लीजिएगा, एक्सक्रीशन एक्सक्रीशन का लगा लीजिएगा, एनिमल रिप्रोडक्शन का। और आप वहां पे जाने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद अपना स्कोर जरूर बताइएगा, अपना नाम जरूर लिखिएगा और आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो भी मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, और फेसबुक और इंस्टा पे भी मैं आपको जुबैर एहसानी के नाम से मिल जाऊंगा। आप फेसबुक और इंस्टा पे हमारे शॉर्ट्स के लिए और बढ़िया बढ़िया शॉर्ट्स के लिए आप कर सकते हैं। जैसे हमने बहुत सारा ट्रिक डाल रखा है, जैसे कि प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियों का ट्रिक हमने डाल रखा है। मलाल प्यार का दिन रात सोने नहीं देता, क्या है? मलाल प्यार का दिन रात सोने नहीं देता। ये क्या है? प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियों को याद करने की ट्रिक है और ये मेरा अपना बनाया हुआ है, देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने ही बनाया होगा। देखिए मलाल से क्या होगा? मलेरिया। प्यार से क्या हुआ? पायरिया। का से क्या हुआ? काला जार। दिन रात से क्या हुआ? डिसेंट्री, जिसको हम पेचिस भी कहते हैं। पेचिस एक बार शुरू हो गई तो दिन रात होता रहता है। सोने नहीं देता, स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस, निद्रा रोग, इसमें बुखार रहता है और नींद नहीं आती, तो सोने नहीं देता। मलाल प्यार का दिन रात सोने नहीं देता। और सच में ये मलाल प्यार का जिसको है वो दिन रात सोने नहीं देता। तो एक शेर भी हो गया और इससे बीमारी भी याद हो गया। और इनकी पीडीएफ मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है साइंस का सुरूर। क्या नाम है जी? साइंस का सुरूर। तो इस YouTube चैनल को ज्वाइन करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हम कोई भी चीज़ अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अपने जिस स्टेट में आप हैं उस स्टेट के बच्चों को इस चैनल के बारे में बताइएगा। वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर साइंस, साइंस का कंप्लीट हम सॉल्यूशन बनाने जा रहे हैं इस चैनल को, है ना। बच्चे पहले कहते थे सर आप सिर्फ पेड बैचेस में पढ़ाते हैं, फ्री में कभी पढ़ाते नहीं है। तो ये बात मुझे लग गई बुरी। मैंने कहा नहीं जी, यूट्यूब पे भी पढ़ाऊंगा, फ्री में पढ़ाऊंगा। तो मैं इसको हम ऐप पे बेच सकते थे, लेकिन ये हमने आपके लिए फ्री कर दिया है। तो मुलाकात होगी आपसे अगली क्लास में। आप अपना स्कोर शेयर कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि हमें कैसा लेवल मेंटेन करना है। और फिर इसके पार्ट 2 भी आएंगे सभी प्रैक्टिस सेशन का। ठीक है, कल मुलाकात होगी। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।